हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 के जो कीवर्ड्स हैं वो समझेंगे। तो इसी चैप्टर पर मैं 2 वीडियो पहले बनाए थे, उनमें मैंने कुछ वर्ड्स आपको समझाए थे। तो जो वर्ड्स अभी बचे हुए हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगा, तो इन्हें आप अच्छे से समझिए। और जो अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। इससे आपको सभी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनका मीनिंग पता लग जाएगा और आपको ये टॉपिक समझना आसान हो जाएगा। तो पहला वर्ड जो हमने सीखना है आज वो है माइग्रेटरी बर्ड्स। ये माइग्रेटरी वर्ड, माइग्रेटरी बना है वर्ड माइग्रेशन से। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो माइग्रेटरी बर्ड मतलब वो पक्षी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? कुछ पक्षी जो हैं जिस जगह पर वो रहते हैं नॉर्मली, जब वहाँ का मौसम थोड़ा सा टफ हो जाता है, मान लीजिए सर्दियाँ शुरू हो गई, तो जब वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो, वेदर चेंज होता है, सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है, तो उस जगह पर उन्हें खाना कम मिलता है और अगर उन्होंने अंडे देने हैं वो उसके लिए संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, अपने जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर वो नॉर्मली रहते हैं वहाँ से वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें पर्याप्त खाना मिलता है और घोंसले बनाने के लिए जगह मिलती है। फिर वहाँ पर वो रहकर बच्चे देते हैं और जब अपने एरिया में जहाँ पर वो नॉर्मली रहते हैं वहाँ पर मौसम बदल जाता है, गर्मी शुरू हो जाती है, तो वापस चले जाते हैं। हमेशा इनका ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए साइबेरिया से इंडिया आएंगे, जैसे साइबेरियन क्रेन्स हैं, वो हमेशा आती हैं इंडिया में साइबेरिया से, तो हर साल वो इंडिया में ही आएंगे और इंडिया में भी जो जगह उन्होंने भरतपुर या दिल्ली के आसपास अपनी चुन रखे हैं वहीं पर आते हैं, वहीं पर वो रहेंगे जब सर्दियों के दिन होंगे और वहीं पर घोंसले बनाकर अंडे देंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। और जब यहाँ पर गर्मियाँ शुरू होंगी, गर्मियाँ शुरू होने से पहले वो वापस चले जाएंगे साइबेरिया में। ऐसे पूरी दुनिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, सब जगह जो बर्ड्स की माइग्रेशन होती है। और कई बर्ड्स तो जो है 16,000 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं और अभी तक वैज्ञानिक अच्छे से समझ नहीं पाए कि इतनी दूर ये दूरी हर साल कैसे तय कर लेते हैं और हर बार उसी पॉइंट पर आते हैं जहाँ पे हर वर्ष आते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स हैं जो अपने हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाते हैं जब अपने हैबिटेट में, जहाँ पर मतलब वो नॉर्मली रहते हैं, उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिलता और नेस्टिंग के लिए प्लेस नहीं मिलता, यार वहाँ पर जब मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। ख़राब मतलब वहाँ पर सर्दी बहुत अधिक हो जाती है, तो उन एरियाज में आ जाते हैं जहाँ पर मौसम अच्छा होता है, गर्मी होती है। फिर दूसरा वर्ड हम समझेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बेसिकली एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है। ये बहुत बड़ा एरिया होगा। इसको रिजर्व क्यों कर देती है सरकार? इसलिए कि उस एरिया में जो एनिमल्स हैं या जो भी बर्ड्स हैं या जो भी लाइफ है और वहाँ का जो प्लांट्स हैं, मतलब बोथ फ्लोरा एंड फाना, उसको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। ये नॉर्मली तब उन एरियाज में करते हैं जहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसे पशु रह रहे हैं जिनकी संख्या कम हो रही है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, तो उनको बचाने के लिए सरकार कुछ एरियाज को नेशनल पार्क घोषित कर देती है। हमारे देश में करीबन 100 नेशनल पार्क्स हैं। वी हैव अबाउट 100 नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क में आप फ्लोरा, फाना, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पे कोई हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे कोई गुफाएं हैं बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी, जिस पे पुराने समय के कुछ चित्रकारी हो रखी है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर नॉर्मली कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती। और एक नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड सेंचुरीज भी हो सकती हैं। तो जब हम सेंचुरी पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल पार्क एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है, सेंचुरी एक छोटा ज्योग्राफिकल एरिया होता है, और ये नेशनल पार्क के अंदर सेंचुरी भी हो सकती है। तो बेसिकली एक फॉरेस्ट होगा जिसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी,
मतलब वहाँ पर आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, सड़कें नहीं बना सकते, वहाँ से कोई चीज़ बाहर नहीं ला सकते, किसी पशु का शिकार नहीं कर सकते, ताकि वहाँ के जो फ्लोरा एंड फाना है, मतलब जो भी प्राणी हैं या जो भी पेड़ पौधे हैं, वो सुरक्षित रहें और उनकी संख्या बढ़े। रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर जो स्पीशीज एंडेंजर्ड हैं, मतलब जो लुप्त होने की कगार पर हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, या कोई भी फंगी हो, कोई भी जीव हो, एनी लिविंग थिंग, अगर वो एंडेंजर्ड है, अर्थात अगर वो लुप्त होने की कगार पर है, तो उसका पूरा डाटा रेड डाटा बुक में रखा जाता है। और उसी के आधार पर फिर सरकार पॉलिसीज बनाती है कि इन जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो लुप्त होने की कगार पर है, इन स्पीशीज़ को कैसे बचाया जाए, कैसे इन्हें कंजर्व किया जाए। तो इसमें बेसिकली आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी? वो प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पर हैं। वो प्रजातियों में प्लांट्स भी आएंगे और एनिमल्स, बर्ड्स, एवरी लिविंग थिंग, सबका डिटेल होगा। फिर वर्ड आता है रिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन का उल्टा है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, पेड़ों को काट देना, ताकि वहाँ पर हम फैक्ट्रियाँ बना सकें, सड़कें बना सकें, घर बना सकें। रिफॉरेस्टेशन है कि जब पेड़ कट गए तो उन्हें दोबारा लगाया जाए ताकि फॉरेस्ट रिवाइव हो जाए। तो इसमें दो प्रकार से रिफॉरेस्टेशन, एक तो नेचुरल होती है, जैसे नेशनल पार्क है या सेंचुरीज है जहाँ पर पेड़ काटना अलाउड नहीं है। कुछ पेड़ गिर जाएंगे तो नए पेड़ अपने आप उगते भी रहेंगे, नए पौधे उगते भी रहेंगे। लेकिन अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए गए हैं तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से वहाँ पर नए पेड़ इतनी अधिक संख्या में नहीं उगेंगे, तो वहाँ पर पेड़ लगाने पड़ते हैं। तो सरकार जब ऐसे प्रोग्राम चलाती है कि किसी एरिया में रिफॉरेस्टेशन करनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, तो आमतौर पे वही पौधे लगाए जाते हैं जो वहाँ से काटे गए थे। जिस प्रकार के पौधे काटे गए थे, जिस प्रकार के पेड़ काटे गए थे, वही दोबारा लगाए जाएं, ताकि उस एरिया का जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहे, बना रहे। क्योंकि इकोसिस्टम मैंने बताया था कि पूरा सिस्टम होता है, एनिमल्स और प्लांट्स और जो वहाँ का क्लाइमेट है और जो वाटर बॉडी, सबको मिला के होता है। एक भी चीज़ डिस्टर्ब होती है तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि एक प्रजाति के पेड़ काटे गए तो उसी प्रजाति के पेड़ दोबारा लगाए जाएंगे। जिस प्रकार के पौधे काटे जाएंगे वही दोबारा लगाए जाएंगे। फाइनली सेंचुरी। सेंचुरी और नेशनल पार्क एक तरह से एक ही वर्ड है, दोनों का एक ही काम है। दोनों में हम जो है एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन सेंचुरी एक छोटा एरिया होता है। एक नेशनल पार्क के अंदर भी सेंचुरी हो सकती है और सेंचुरी के अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ करते हैं। जैसे उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको परमिशन होती है कि वो अपने पशुओं को वहाँ पर घास चराने के लिए जंगल में ले जाएं। थोड़ी बहुत लकड़ी जो वहाँ पे है, फायरवुड यूज़ करना चाहते हैं जलाने के लिए घर में ईंधन के रूप में, जो पेड़ गिर जाते हैं, डालियाँ टूट जाती हैं, उनको ला सकें। वहाँ पर अगर ऐसे दवाइयों के पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो वो भी ला सकें। और कुछ एरियाज में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी अलाउ की जाती है, लेकिन वहाँ पर किसी पशु को मारा नहीं जा सकता, पेड़ों को काटा नहीं जा सकता। तो सेंचुरी में बेसिकली काम वही है कि किसी एरिया में हमने किसी प्रजाति को बचाना है ताकि वो लुप्त ना हो जाए, इसलिए एक एरिया को वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेशनल पार्क से छोटा होगा, कई बार नेशनल पार्क के अंदर भी होगा। और नेशनल पार्क में कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती नॉर्मली, लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ कर दी जाती है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ के जो लोग हैं अपने पशु चरा सकते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी ला सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट ला सकते हैं, कहीं कहीं पर खेती बाड़ी भी थोड़ी अलाउ कर दी जाती है। तो ये सभी वर्ड्स हो गए आपके इस चैप्टर का, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर आपने ये वर्ड अच्छे से समझ लिए हैं तो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।